नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। देश में 4 दिन से राजनीति का बड़ा ही अजब गजब सीन चल रहा है। पहले 2 दिन तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता थे, परसों लौटे तो कल ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और कल जिन चंपई सोरेन को नया सीएम चुना गया, वो भी कल से भागे भागे फिर रहे हैं। कभी गेस्ट हाउस, कभी होटल, तो कभी राजभवन, कभी ट्रैवलर से तो कभी बस से, और अब अपने सारे विधायक लेकर 2 चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद उड़ने की तैयारी में है। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का दावा किए 24 घंटे हो चुके हैं। राजभवन के 2 चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल से न्योता नहीं मिला। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जेएमएम को तोड़ने के चक्कर में है, इसीलिए ये देरी की जा रही है। और इसीलिए सारे विधायक अब हैदराबाद जा रहे हैं ताकि कांग्रेस सरकार की शरण में सेफ रहे। बीजेपी भी ये कहकर बेचैनी बढ़ा रही है कि चंपई सोरेन के पास बहुमत है ही नहीं। तो झारखंड का अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन ये राजनीति अब झारखंड तक नहीं है। इंडिया अलायंस का आरोप है कि बीजेपी 24 के चुनाव को लेकर इतनी घबराई हुई है कि सीबीआई और ईडी को हथियार बनाकर विपक्ष को मिटाने पर आमादा हो गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स बताया है। पहले लैंड फॉर जॉब मामले में लालू और तेजस्वी से पूछताछ, फिर कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, शराब घोटाले में केजरीवाल को फिर समन मिल चुका है। गांधी परिवार पहले ही हेराल्ड केस में घिरा हुआ है। उधर महाराष्ट्र में संजय राउत, कर्नाटक में डीके शिवकुमार और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी लपेटे में हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी का प्लान चुनाव से पहले सारे विरोधियों को जैसे तैसे जेल में डालने का है, ताकि विरोध में कोई प्रचार करने वाला ही न बचे। बीजेपी बस इतना कह रही है कि जो लोग दूध के धुले होते हैं वो घबराते नहीं, जांच से भागते नहीं। कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। एक मिनट अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया। सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया, और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। कुछ ना कुछ जानकारी होगी एजेंसीज को, जिसके कारण वो जेल गए। जेल जाना कोई छोटा बात नहीं है ना, मुख्यमंत्री का जेल जाना। तो इसका मतलब कि घोटाला किया होगा उन्होंने। कहा है कि आपके बहुमत से मैं सहमत हूं, मैं जल्दी आपको आमंत्रण दूंगा। हमारे विधायक एक साथ है, हमारे विधायक कोई खरीदे नहीं जा सकते। भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएगा ना, कोयला घोटाला, मिट्टी घोटाला, बालू घोटाला, दारू घोटाला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति। हेमंत सोरेन और लालू जी की आपने बात कही है, इनके ऊपर जांच चल रही। हजारों करोड़ रुपए लूट के खा गए देश का और प्रदेशों का, जवाब तो इनको देना ही होगा। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। ये बीएमडब्ल्यू खूब कमाई है, लेकिन कानूनी तरीके से कमाई है। बेनामी में बीएमडब्ल्यू पर चलिए और कार्रवाई नहीं होगी, कैसे होगा भाई? इस बीच झारखंड में सियासी हलचल जारी है। सूत्रों से खबर है कि रांची से महागठबंधन विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए जा रहे हैं। 2 चार्टर्ड विमान से विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है। जेएमएम का कहना है कि उसके पास 47 विधायक है। खबर है कि जेएमएम के विधायक टूटने का डर है, इसीलिए उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम विधायक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब 2 चार्टर्ड प्लेन से ये ले जाए जाएंगे हैदराबाद, जहां तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए वहां पर इन्हें ले जाया जा रहा है, ताकि जो खरीद फरोख्त है वो ना हो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला जी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। बीजेपी से एक ही बंदा काफ़ी है, इसलिए हमने शहजाद पूनावाला को रखा है। वहीं इंडिया गठबंधन के 3 लोग हैं, तो मैं पहले एक सवाल इंडिया गठबंधन से लूंगा, उसका जवाब शहजाद जी से लूंगा, फिर मैं इंडिया गठबंधन से लूंगा, फिर मैं शहजाद जी से लूंगा। तो शहजाद जी का मामला जो है लगातार बना रहेगा। मोहम्मद कर्मकार साहब हैं, प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। जयंत जिज्ञासु जी हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। और मेरे साथ चरण सिंह सापरा साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। शहजाद जी, शुरुआत आपसे करता हूं। पहला सवाल, अरे 47 हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अलग बात, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन झारखंड में राजनीतिक संकट क्यों? आज वहां कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है, राज्यपाल न्योता क्यों नहीं देते चंपई सोरेन को?
देखिए दीपक जी, जब राज्यपालों के किरदार की बात होती है तो मुझे सैयद रिफ्ते की याद आती है, सैयद सिफ्ते राजी की याद आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत था तो किस प्रकार से हमारे सरकार को न बनाते हुए एयरपोर्ट से शिबू सोरेन के द्वारा वहां पर इंडिपेंडेंट विधायकों को किडनैप कराकर सरकार बनाई गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणियां हुई, तो मुझे लगता है राज्यपाल के किरदारों पर कम से कम कांग्रेस पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता। परंतु आज देखिए, आज विषय क्या है कि कुछ लोगों ने बना लिया है कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा जनहित अधिकार, और अगर कोई कार्रवाई हो तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार। और कितनी विडंबना की बात है कि आप कहते हैं कि यह प्रताड़ित किया जा रहा है। मान्यवर जेएमएम तो 93 के केस में एक बार कन्विक्ट हो चुकी है, जब अमित शाह जी और मोदी जी सीन पर भी नहीं थे। लालू प्रसाद यादव पहली बार जेल में गए 1997 में, 2013 में पहली बार कन्विक्ट हो चुके हैं, तब तो मोदी जी अमित शाह जी सीन पर भी नहीं थे। तो बताइए कि उस समय पर कैसे कन्विक्ट हो गए करप्शन के मामले में। और ये अद्भुत इनका स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का। मैं आपको स्टैंड सुनाना चाहता हूं, सुनिए। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हो रही है, मनीष सिसोदिया पर हो रही है, वो बिल्कुल सही है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि लालू प्रसाद यादव स्वयं करप्ट है। यही कांग्रेस पार्टी ने विजयन जी के लिए कहा है कि ये तो करप्ट से ज्यादा करप्ट है, और इन्होंने टीएमसी को कैंसर ऑफ करप्शन कहा है। तो बताइए कि जब एक दूसरे को ये लोग स्वयं मान रहे कि करप्ट है, तो करप्शन पर कार्रवाई हो रही है, तो ईडी जब कार्रवाई अरविंद केजरीवाल पर करे तब तो गुनहगार, और स्वयं पर चमत्कार, और जब खुद पर करे तो गुनहगार। तो मुझे लगता है इस प्रकार का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चंद्र सिंह साहब सीधा आरोप आप पर है, आप भी दोहरा रवैया अपनाते हैं। कहते हैं केजरीवाल पर कार्रवाई गलत हो रही है, लेकिन सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे जो हुई वो सही हुई। देखिए, वो कार्रवाई पर तो हम बाद में बात कर लेंगे। आपने एक बहुत सटीक सवाल पूछा था जिसका उत्तर शहजाद पूनावाला ने नहीं दिया कि झारखंड के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों। सवाल आज का ये है, वो ईडी का मामला, उस पर हम चर्चा साथ में करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर राजभवन राजा भवन के जैसे चलना चाहेगा, अगर राजभवन में जो बैठे गवर्नर है वो अपने आकाओं की कठपुतली बनना चाहेंगे, अगर खुलेआम लोकतंत्र का चीरहरण होगा, चीरहरण होने का नंगा नाच हो रहा होगा, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सवाल पूछेंगे। मुझे बताइए कि 43 जो विधायक है वो, उन्होंने चंपाई सोरेन जी ने वीडियो भी दिखाया है और पत्र भी दिया, आज 24 घंटे हो गए हैं। आमतौर पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, हमारी जो प्रणाली है लोकतंत्र की, उसमें प्रोविजन ये है कि या तो गवर्नर एक्सेप्ट करता है राजीनामा या रिजेक्ट करता है, और अगर एक्सेप्ट करता है तो वो मुख्यमंत्री को कहता है कि आप इंटरिम मुख्यमंत्री रहिए या आप एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहिए जब तक दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं आता है। इन्होंने ये भी बात नहीं कही हेमंत सोरेन को, तो फिर आपको दूसरा चीफ मिनिस्टर तुरंत क्यों नहीं उसको शपथ लेने के लिए आपने इनवाइट करा, जबकि अभी 24 घंटे हो गए, आपको वीडियो भी दिया गया है, आज फिर मिले हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है? वो इसलिए चाहती है क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस करना चाहते हैं। वहां पर भी महाराष्ट्र के जैसे खोखे सरकार बनाना चाहते हैं, खोखों का आदान प्रदान करके ये चाहते हैं कि वहां पर तोड़फोड़ की सरकार बनाए। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि उधार के सिंदूर से मांग नहीं सजाई जाती है। आपको एक उदाहरण कर्नाटका का मिला है, वहां भी आपने उधार के सिंदूर से मांग सजाई थी, लेकिन कर्नाटक में आपको उत्तर मिला है। कर्नाटक में आपको उत्तर मिला, जनता ने आपको समय सीमा में रहिए, यहां भी उत्तर मिलेगा आपको, समय सीमा में रहिए। शहजाद पूनावाला जी, फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, राज्यपाल इनवाइट क्यों नहीं कर लेते भाई? चंपाई सोरेन साहब के पास तो स्पष्ट बहुमत है, आज तो वीडियो भी दिख गया। दीपक जी, मैं अब इसका टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों सवाल का दोनों जवाब देता हूं। टेक्निकली आप बताइए कि चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो मात्र एक मंत्री है, वो पार्टी के अध्यक्ष या वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं है, वो तो कोई और है। शिबू सोरेन जी संभवतः उनके अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कोई लेटर है। और इनके अलायंस की स्ट्रेंथ 49 हुआ करती थी। गांडे के विधानसभा से उन्होंने विधायक का इस्तीफा करवा दिया था क्योंकि वो कल्पना जी को लाना चाहते थे, उसी की वजह से परिवार में बगावत भी हुई। इसकी वजह से आज मैं पूछ रहा था बसंत सोरेन कहाँ है?
उस पूरे घटनाक्रम में आप बता दीजिए सीता सोरेन जी कहां हैं? और उनकी जो 48 की टैली है, अभी स्वयं चरणजीत ने कहा है कि हमारे पास 43 है, 43 है विदाउट लेटर जो ऑफिशियल होना चाहिए। अब मुझे बता दीजिए, हालांकि ये मेरा विशेषाधिकार या मेरा क्षेत्र नहीं है, पर मैं गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रहा हूं कि बता दीजिए, या तो आप शिबू सोरेन जी का पत्र दिखा दीजिए कि 48 हमारे पास है और बना दीजिए सरकार, या बता दीजिए कि आपके पास वो बाकी के विधायक आपके कहां हैं। आपके घर में इतना असुरक्षा है कि आपने 2 चार्टर प्लेन रेडी रखी है। इसका मतलब कि स्वयं आप मान रहे हैं कि आपके विधायक आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके पास वो संख्या नहीं है, इसीलिए आप उनको कहीं और पर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, अन्यथा आप वहीं रांची में रुके रहते। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आज मूलतः सवाल क्या है। आज मूल सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का रोल क्या है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का खेल खेला है, कांग्रेस पार्टी भी सोच रही है कि हो सकता है कि मुझे यहां पर मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिल जाए, इसीलिए 5, 6, 7 विधायक जो भी कम है, क्या कांग्रेस पार्टी का भी कोई इसमें रोल है क्या? तो ये जेएमएम और कांग्रेस तय करे कि जो 48 की स्ट्रेंथ थी वो आज 48 क्यों नहीं है, कांग्रेस बताए। ठीक है, मैं कांग्रेस से पूछूं उससे पहले सीधे मोहन जी के पास चलता हूं। मोहन जी बताइए क्या कहेंगे शहजाद पूनावाला जी के जवाब में? कहां गए आपके 4-5 विधायक? देखिए, शहजाद पूनावाला जी ने जो कहा है मैं उसी पर आता हूं। देखिए, जहां सरकार बनाने की बात है वहां विधायक का आंकड़ा पूरा होने का बावजूद वहां सरकार बनती है। वहां पर अगर ये कहता है कि हमारे पार्टी अध्यक्ष लिख करके नहीं दिए, तो ये यहाँ ये नियम बता रहे हैं। और जब महाराष्ट्र की सरकार गिरी तो वहां उस समय अध्यक्ष से कोई आंकड़ा नहीं लिया गया। वहां पर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने, वो विधायक का आंकड़ा दे करके वहां पर अपना महामहिम राज्यपाल को अनुरोध करता है और राज्यपाल उसको न्योता देते हैं बहुमत सिद्ध करने के लिए। उसके बाद वहां सरकार बनती है। तो यहाँ जब हमारे पार्टी नेतृत्व सभी लोग थे और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे हेमंत सोरेन जी थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे, और सभी गठबंधन दल का बैठक हुआ, विधायक दल का, और सभी लोग सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए, नेता के रूप में माननीय चंपा सोरेन जी को चुने। और चंपा सोरेन के नेतृत्व में जब ये विधायक का आंकड़ा ले करके वो लिस्ट महामहिम राज्यपाल को सौंपे वहां पर, और उसके बाद न्यूज चैनल के माध्यम से भी सारे विधायक काउंटिंग करके अपने आप को बताए वहां, जब हमारा बहुमत का आंकड़ा पूरा हो रहा, तो ऐसी परिस्थिति में महामहिम राज्यपाल ने तो रिजेक्ट नहीं किया। महामहिम राज्यपाल ने ठीक है आपको खबर करेंगे। तो ये महामहिम राज्यपाल को तुरंत इतना समय तक इसको गैप नहीं रखना चाहिए, तुरंत न्योता दे करके और बहुमत सिद्ध करने के लिए ये देना चाहिए माननीय चंपा सोरेन जी को। और हम लोग लगता है कि बहुमत सिद्ध पूरा कर देंगे, हमारे पास पूरी आंकड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए, जब बिहार में सरकार पलटती है वहां पर तुरंत नीतीश जी को वहां न्योता दिया जाता है सरकार बनाने के लिए, वहां सरकार बन जाती है, वहां उसको आंकड़ा भी नहीं पूछता है। जबकि हमारे पास पूरे आंकड़ा है, हम लोग गठबंधन एक साथ है। हमको बहुमत सिद्ध करने के लिए हमको मौका भी नहीं दिया जा रहा है, हमने लिखित तौर पर भी दिए हैं। अगर इसमें भी कहीं उसको किंतु परंतु लग रहे हैं महामहिम जी को, तो वो परेड भी करवा ले राजभवन में, सारे विधायक का वहाँ परेड भी हो जाएगा, हमारे पास बहुमत है कि नहीं। ठीक है मोहन जी, आपका टाइम पूरा हुआ। शहजाद पूनावाला जी आपका जवाब। फिर आप पर आरोप लग रहा है कि जानबूझकर लेट कर रहे हैं ताकि आप ऑपरेशन लोटस चला के वहां पर जेएमएम को तोड़फोड़ कर सके। जी क्या है दीपक जी? देखिए, अब जिन लोगों को अपने ही दीपक जी, देखिए जिन लोगों को अपने ही लोग टिकाऊ नहीं बिकाऊ लगते हो, ऐसे लोगों को तोड़ने फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं एक दूसरे के खिलाफ कितना अविश्वास है उसको प्रकट कर ही रहे हैं ना। वरना अगर अविश्वास नहीं होता तो काहे वो चले जाते हैदराबाद में, काहे फ्लाइट बुक करते। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं। दीपक जी, आपने देखा होगा एक एफआईआर फाइल की गई है तथाकथित रूप से हेमंत सोरेन जी के द्वारा SC/ST एक्ट में ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ। उसमें आप केवल इतना देख लीजिए कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी बताई गई है हेमंत सोरेन जी की। उन्होंने साहेबगंज कॉन्स्टिट्यूंसी नाम रखी है, जो कि साहेबगंज है ही नहीं। मतलब कि अगर इस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है कि जो कल तक मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर दस्तखत करके एक ऐसा बड़ा झूठ प्रचारित किया जा रहा है, तो क्या इस पूरे घटनाक्रम में क्या विश्वसनीयता है, क्या असलियत है? यह पिक्चर को टटोलने के लिए गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल ना करें। और मैं तो फिर भी कह रहा हूं ना कि आप गवर्नर के किरदार पर चर्चा करना चाहते हैं तो करिए चर्चा। क्या किया था सैयद रिब्ते राजी ने, और आज क्या हो रहा है? क्या मिलने से इनकार किया? नहीं, मिलने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको उपयुक्त समय पर बताऊंगा। तो अगर यह बात है तो आप रांची में रुकिए। रांची से भागने की स्थिति क्यों निर्माण हो रही है? और मुझे बता दीजिए, बसंत सोरेन कहां है, सीता सोरेन कहां है? ये तो आपके परिवार के हैं, दोनों विधायक हैं। क्या वो उन 43 में थे? बता दीजिए मोहन जी।
बताइए मोहन जी। देखिए, हमारे पास अभी भी आपको बताया जो टीआई आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये सारी चीज आप भी देखे, हम लोग सारे लोग देखे न्यूज चैनल के माध्यम से भी कि पूरा एक एक विधायक अपना काउंटिंग करते हुए 43 विधायक वहां पर उपस्थित रहे। और लेकिन मेरे पास विधायक का आंकड़ा 47 का है, 47 हमने वहां पर दिया है, अपना बहुमत का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं। तो हमको समय दिया गया है विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए, हम वहां सिद्ध कर देंगे जब आंकड़ा मेरे पास पूरा है। अगर इसमें कहीं भी आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं, कहीं पर किंतु परंतु की अगर बात है तो वहां पर पैरेड करवा ले, सारे विधायक राजभवन में वहां मार्च करेंगे, सारे लोग वहां पर अपना पैरेड कर देंगे। तो इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है, फिर इसमें डिले किस चीज के लिए हो रहा है? हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई देरी होना चाहिए। अगर महामहिम राज्यपाल कहीं से अगर प्रभावित नहीं हो रहा, अगर किसी से अगर वो गाइड नहीं हो रहा है, तो इस पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसको निर्णय देना चाहिए, न्यायता देना चाहिए, जिस तरह से बिहार में किए और उसी तरह झारखंड में भी देना चाहिए। और झारखंड में हम लोग बहुमत सिद्ध करके अपना सरकार बना लेंगे, इसमें कहीं कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए मोहन जी एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर ही नहीं रहे हैं, शायद उनकी व्यवस्था है कि उनको पता नहीं कौन से कैंप में है। मैंने इनसे क्या कहा, कार्यकारी अध्यक्ष अब जेल में है, चलिए हेमंत सोरेन जेल में है, तो इसका मतलब कि अथॉरिटी कौन है? शिबू सोरेन। आप उनका पत्र जो है प्रस्तुत कर दो दीपक जी को, या एक पत्र दे दो कि बसंत सोरेन जी ने कोई और पत्र नहीं दिया है उन्हीं विधायकों के नाम के साथ। आप ये एफिडेविट दे दो या ये बता दीजिए अभी चैनल पर। आप बताइए, अगर कंपीटिंग क्लेम्स हो, बसंत सोरेन सीता सोरेन भी क्लेम कर रहे हो कि भाई हमारे साथ भी है, या शिबू सोरेन जी जो मेन पार्टी है इसमें वो उनका ही स्टेटमेंट कहीं पर ना हो, तो बताइए किस आधार पर गवर्नर, मैं ये केवल अपने एक राजनीतिक अनुभव से बोल रहा हूं, ये गवर्नर का पक्ष है ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि आप आज स्थिति को साफ कर दीजिए मोहन जी कि क्यों आपको वहां पर जाने की नौबत आ रही है हैदराबाद में। आप कह दीजिए कि शिबू सोरेन जी ने ये कहा है, या आप कह दीजिए बसंत सोरेन और सीता सोरेन हमारे साथ है, दीपक जी की, और ये पूरी डिबेट ही खत्म हो जाएगी। क्यों दीपक जी, आपको नहीं लगता ठीक? बताइए मोहन जी, फिर मैं प्रोफेसर जिज्ञासु के पास जाऊंगा। पहला बार लीगल मैटर को जान ले, जो विधानसभा में पारित करना होता ये विधायक का आंकड़ा को पूरा करने की बात है, और जिसके साथ विधायक रहता है वो वहां पर बहुमत अपना सिद्ध करता है। ये बाहर से जो उसके मेंबर नहीं है वो बाहर से जाकर के कोई विधायक वहां पर बहुमत सिद्ध नहीं करेंगे। नहीं, वसंत सोरेन सीता सोरेन क्लेम कर रहे हैं क्या? मोहन ये बताइए ना, कोई लेटर है वसंत सोरेन या सीता सोरेन का गवर्नर के पास? एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष का जो निर्णय लिए और सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ उसमें बहुमत का आंकड़ा मेरे पास, अगर बहुमत का आंकड़ा मेरे पास नहीं है तो अगर कहीं डाउट है तो वहां पर परेड करा ले, विधायक का परेड कर ले, सब कुछ साफ हो जाएगा कौन हमारे साथ है नहीं है, हमने क्या लिख कर दिया वो सही है या गलत है, और हमको तब न्योता देकर के हमको बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया। ठीक है, मैं सीधे एक बार प्रोफेसर जिज्ञासु के पास चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, लालू जी का बयान है आज कि देखिए हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। शहजाद जी मेरे पास इतना ही वक्त है कि मैं एक कमेंट आरजेडी से ले लूं और कंक्लूड आप कर दें। तो जैन जिज्ञासु जी, इसीलिए मैं सीधे आपके पास नहीं आया। जैन जिज्ञासु जी, मेरा सीधा सवाल है, लालू जी कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, कि हेमंत सोरेन पर हो रहा है, तेजस्वी पर हो रहा है, भाई घोटाले किए हैं, जेल तो 1997 में गए थे ना वो, जब देवेगौड़ा जी या इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, आपकी सरकार थी, तब गए थे लालू जी जेल। कन्विक्ट 2013 में हुए, तब हुए जब यूपीए 2 की सरकार थी। तो बताइए अब ईडी सीबीआई क्यों याद आ रहे हैं? और जो केस लैंड फॉर जॉब वाला है वो ललन सिंह ने लगवाया और यूपीए सरकार ने जांच की उसकी। आप 2-3 मामले को जी, आप 2-3 बातें एक साथ जोड़ के कह रहे हैं, तो मुझे थोड़ा वक्त दें कहने का कि 13 दिन की वाजपेयी जी की सरकार थी, उनको जो काम करना था वो करके चले गए। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था हो या फिर स्वतंत्र स्वायत्त जांच एजेंसियां हों, इन सब की विश्वसनीयता बनी रहे। यह उन एजेंसियों की सेहत के लिए भी ठीक है, और ये आवश्यक है कि इस देश के लोगों को लगे कि कहीं से कोई फरमान नहीं बल्कि कहीं से कोई इंसाफ मिलता है। दूसरी बात कि जो लोग भी इस देश में मौजूदा हुकूमत का प्रतिकार कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी रीढ़ की सुदृढ़ हड्डी को अडानी अंबानी के यहाँ नीलाम नहीं किया है, जो लोग भी लोकतंत्र में यकीन करते हैं और पूरी खुददारी के साथ सरकार चलाते हैं,
उन सब को चिन्हित करके परेशान करने की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने दिखाई पड़ती है। हम तो ये जानते हैं कि चाहे बिहार की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं कि उससे घबराहट में मौजूदा केंद्र सरकार ने दोनों जगह सरकार को टॉपल करने का एक षड्यंत्र रचा। हम नहीं मानते कि नीतीश कुमार जी स्वाभाविक रूप से उधर गए हैं, बल्कि ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी के बारे में तरह तरह की टेक्निकलिटीज की आप बात कर रहे हैं। यह जो संकट उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है, यह टिकेगा नहीं। सरकार सिर्फ अंकगणित से नहीं चलता, बल्कि अपनी एक इंटेग्रिटी और इकबाल से भी चलता है। आज इंटेग्रिटी हेमंत सोरेन जी के पास है। और सुन लिया जाए किसी को भी दोष, सुनिए दीपक जी, दोष सिद्धि के पहले किन्हीं को अपराधी कहना, दोषी कहना, यह मानव मर्यादा के प्रतिकूल है। मैं ऐसा कहकर खुद को कलंकित नहीं करना चाहता हूं। जैन जी, लालू जी तो सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है वो तो। इस देश में अगर बैकबोन वाले लीडर्स की कोई लिस्ट बनेगी तो लालू प्रसाद जी का नाम टॉप पर आपको दिखाई पड़ेगा। जिस भज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। इसलिए लालू प्रसाद जी जैसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं, और तेजस्वी जी ने कर्पूरी जी और लालू जी के बाद तीसरे बड़े जननेता के रूप में बिहार में अपने आप को स्थापित कर लिया। नरेंद्र मोदी की घबराहट साफ साफ दिखाई पड़ रही है। टू द पॉइंट बात कहनी होती है शहजाद पुरवाला जी, टू द पॉइंट, लेकिन आप समय ही नहीं देते ना। ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है, बाकी जगह का क्या बोलें। जैन जी कहते कहते क्या कह गए। इन्हीं की सरकार ने अडानी को, भाई जब इनकी बिहार में सरकार थी तो उन्होंने अडानी को बुलाकर उनसे इन्वेस्टमेंट लिया। अभी तेलंगाना की सरकार ने भी लिया और तमिलनाडु की सरकार ने भी लिया है। तो उन्होंने क्या अपनी रीढ़ की हड्डी गिरवी रख दी है क्या? तो एक बार बता दे। और दूसरी बात, ये अरविंद केजरीवाल का 2013 का ट्वीट, लालू मेड करोड़्स इन फॉर्डर स्कैम, ये भ्रष्ट आदमी है, ये उनका ट्वीट है। अब बता दीजिए कि केजरीवाल जी गलत है या केजरीवाल जी झूठ बोल रहे थे या आज केजरीवाल जी ने यू टर्न किया है। आप दोनों में से तय कर लो, चिरंजीत जी और आप जिज्ञासु जी, कौन सही कौन गलत। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है।